दोस्तों कैसा रहे यदि एक पूरा लाइव शेयर का एनालिसिस आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, और वो भी उस लेवल का जो कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स बैठ करके करते हैं। यदि आपकी आंखों के सामने एक स्टॉक पे वो पूरी रिसर्च करके आपको दिखा दी जाए, तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप सचमुच में सीरियसली इक्विटी रिसर्च को सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। आपको इसको लास्ट तक देखना है, और मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी स्टेजेस बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी शेयर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों, YouTube पे या और भी कहीं पर, कि आपको ना छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलती होगी सब जगह। कहीं से कुछ जानकारी मिली, कहीं से कुछ जानकारी मिल गई, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में के एंड तक पूरी जानकारी स्टॉक के बारे में एक नटशेल में साफ तौर पे एक लाइव केस, लाइव शेयर लेके देने वाला हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप शेयर्स को ढंग से सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, कोई सा भी एक स्टॉक उठाते हैं और उसके बारे में स्टार्ट से रिसर्च शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों हम आ गए हैं screener.in पर, और ये मैंने कर दिया है लॉगिन इसमें। और यहाँ पर हम कोई सा भी एक स्टॉक ले लेते हैं, कोई सी भी कंपनी का एक शेयर ले लेते हैं। मान लीजिए किसका लें, इन्फोसिस का ले लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्फोसिस का जब शेयर हमने लिया तो आपकी स्क्रीन पर इन्फोसिस की जानकारी दिख रही है। अब देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए कौन सी है, screener.in। ऐसी और सी भी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, पर एक साफ सुथरी सही जानकारी वाली वेबसाइट स्क्रीनर है, जिस पर मैं काफी भरोसा करता हूँ। तो हम पहले देखते हैं इसके अंदर। आप कोई सी भी वेबसाइट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हिस्सा है दोस्तों, इसके अंदर कंपनी की कुछ जरूरी जो डेटा है वो दे रखा है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर यहाँ आपको दे रखा है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के खास पॉइंट्स क्या क्या है, और साथ में नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ इसका शेयर्स का चार्ट आ गया पूरा, कि इसने एक महीने में, एक साल में किस तरीके का चार्ट चला है। और हम इसको जब मैक्स पे करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 2006 से लेके अभी तक का डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसमें हम यहाँ पर प्राइस चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ चाहें तो प्राइस टू अर्निंग चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर से कोई सा भी ले सकते हैं, सेल्स एंड मार्जिन ले सकते हैं, और ये प्राइस टू बुक, मार्केट कैप वर्सेस सेल्स, इन सब हिस्सों में मतलब इस तरीके के शेयर्स को, चार्ट्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम एक साल की अवधि लेते हैं तो दोस्तों चार्ट इस तरीके का दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला चार्ट। तो इसमें देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड से राइट में जाते हैं तो आपको दिखेगा ये टाइम चल रहा है, ये टाइम है, डेट्स लिखी हुई है, और जनवरी 22, फिर जून 22, अगस्त 22, अक्टूबर 22, दिसंबर 22। तो ये चार्ट है। और इधर प्राइस आ जाएगी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर प्राइस है, 1200, 1300, 1400, 1500, इस तरह से। और ये वॉल्यूम है दोस्तों लेफ्ट साइड में, कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम कहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये नीचे जो बिल्डिंग्स है ना, ये जो नीचे बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिख रही है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है दोस्तों कि एक दिन में कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं, वो शेयर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अगर मान लीजिए 10 शेयर्स है, मैंने आपको बेचे और 10 शेयर्स आपने उठा के वापस मुझे बेच दिए, तो शेयर्स तो 10 ही हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 10 प्लस 10 यानी कि 20। तो इस तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम निकाला जाता है कि कितने लोगों ने हाथों में आपस में एक्सचेंज किया, मतलब कितनी जगह पे बाइंग सेलिंग हुई है। तो टोटल शेयर्स की जो बाइंग सेलिंग है वो देखी जाती है। तो दैट इज ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब देखते हैं वापस से सीधा स्क्रीन पे चल के, उससे नीचे अगर आप जाते हैं तो दोस्तों कंपनी का कुछ प्रोज यानी पॉजिटिव चीजें, और कॉन्स यानी कि निगेटिव चीजें लिखी हुई है। ये दोस्तों, इसको आप नजर से जरूर निकालिएगा, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड है, यानी कि ये किसी ने अच्छी बुरी अपने हिसाब से चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर मशीन जनरेटेड भी है, बट इस पे बस डिसीजन मेकिंग सिर्फ इसी के बेसिस पे लें।
ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन मतलब होता है कि इसकी इंडस्ट्री के अंदर इसकी जैसी और कंपनीज का जो इसके साथ में कंपैरिजन है, जो मुकाबला है, वो यहाँ आप देख सकते हो, उसकी तुलना आप यहाँ देख सकते हो। कि देखिए जैसे सबसे नीचे ये सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस, इसकी प्राइस है 1313, जबकि उससे ऊपर कौन सी है, टीसीएस, जिसकी कीमत है 3322 रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बड़ी कंपनी इस फील्ड की है टीसीएस, जिसका आप देखिए मार्केट कैप है 12,15,536 करोड़ रुपए, जबकि इसका जो है इन्फोसिस का टीसीएस से करीब करीब आधा है, आधे से भी थोड़ा कम है। अगर हम बात करें कि पहले से ये कितना बढ़ गई है, 52 वीक्स से ऊपर कितना आ गई है, मतलब साल भर में, आज से अगर देखें तो पिछले साल भर में सो कम से कम जो इसकी प्राइस थी उससे ये कितना ऊपर है। तो टीसीएस बढ़ी है वहां से 13%, 13.53, और इन्फोसिस बढ़ी है वहां से 10.82 यानी 10.82। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें कि 1 रुपया अगर कंपनी कमा रही है तो उसके बदले में कंपनी को खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वो टीसीएस का 28 है और इन्फोसिस का 22 है। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे रेशियोज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फिर हम इसके बाद चलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पीयर कंपैरिजन कि आईटी और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में और कंपनियों के मुकाबले ये कहाँ है। जैसे एचसीएल, विप्रो, एलटीआई, माइंड्री, टेक महिंद्रा, ये सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है। फिर नीचे चलते हैं दोस्तों, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखेंगे तो आप जो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून ये फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये चौथा क्वार्टर। तो ये चारों क्वार्टर के हिसाब से देखिए सेल्स, फिर उसके बाद में खर्चे, फिर ऑपरेटिंग खर्च और प्रॉफिट कितना आया, कि सेल्स में से खर्चों को यानी एक्सपेंसेस को निकाल लिया तो प्रॉफिट कितना आया, और ये मार्जिन कितना आ रहा है, यानी सेल्स के ऊपर ही कितना टका, कितना परसेंट प्रॉफिट बन रहा है, ये भी यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसके अलावा और भी फैक्ट्स है, वो भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले हम ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह ये सब इन्होंने क्वार्टरली दे रखा है। अब बात ये होती है कि क्वार्टरली देने में कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ शेयर्स ना सीजनल चलते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपको सर्दियों में दिखेगा, लेकिन वो बारिश के दिनों में बंद हो जाता है। इसी तरीके से जो कंज्यूमर स्टेपल्स की सेल्स है, मान लीजिए खाने पीने की, मिठाई की, ये सारी चीजें दिवाली के आसपास में ज्यादा चलती है। तो क्योंकि सीजनल सेल्स अफेक्ट हो सकती है, तो नीचे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसमें आपको साल भर की सेल्स एक साथ जोड़ करके दिखाई जाएगी। तो इसमें सीजन वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। तो देखिए 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, इस तरह से करते करते 2023 में ये सेल्स है। तो अगर आप बात करते हो इन्फोसिस की सेल्स की, तो 33, फिर 40, फिर 50, फिर 53, फिर 62, फिर 68, फिर 70, फिर 82, फिर 90, फिर 100 प्लस 120, 21 और 146। यानी यहाँ पे देखेंगे कि इन्फोसिस की जो शेयर की जो सेल है वो बहुत सही तरीके से कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, यानी ऐसे यो बढ़ती जा रही है सेल्स। यानी कि कंपनी की जो बिक्री है, जो 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 इसके सॉफ्टवेयर की सेल्स है, वो एक स्टेडी तरीके से, यानी कि एक स्थिर तरीके से बढ़ती जा रही है, एक हेल्दी तरीके से। अब इसके मुकाबले में अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट देखें, तो प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो पहले 32% होता था, फिर वो 28, 27, 29 इस तरह से होते होते 24% हुआ, फिर 28% और फिर 24%। यानी कि आज से 10 साल पहले इसका मार्जिन होता था 32% इतना, इसका मार्जिन इतना ये प्रॉफिट कमाती थी, और आज ये कमा रही है 24%। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो इसकी सेल्स कम होगी या इसके खर्चे ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो आप दोनों ऊपर की चीजें देख के कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में से क्या हुआ है, बट इसका मुनाफा थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। फिर दोस्तों आप बाकी देखोगे कि इसने कितना इंटरेस्ट कितना दिया है, इनकम टैक्स कितना दिया है, प्रॉफिट इसको कितना रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कि इसकी 10 साल में सेल 14% बढ़ी है, 5 साल में सेल 16% बढ़ी है, और पिछले 3 साल में 17%, और आज की डेट तक 21%। तो दोस्तों ये सेल्स बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स कंपनी चाहे धीरे से ही लेकिन ग्रोथ के पाथ पे चल रही है। सेम दोस्तों आप यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ भी देख सकते हैं, और प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी ग्रोथ देख सकते हैं। इन पे डिटेल में बात करने के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस पे अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। एक बार
आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इक्विटी रिसर्च में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो होते कैसे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है कि कंपनी के पास में कितनी पूंजी है और कितने उसके दायित्व है, यानी कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, ये सब मिला करके बैलेंस शीट बनती है। अब बैलेंस शीट में आपके दो चीजें होती है, एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। एसेट्स वो है जो कि कंपनी के पास पूंजी है। अब वो जमीन हो सकती है, वो फैक्ट्री हो सकती है, मशीन्स हो सकती है, और बाकी सारी चीज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं वो हो सकते हैं। वहीं पर अगर दायित्व की बात करो यानी कि देनदारी की बात करूं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइबिलिटीज। वो उसमें शेयर कैपिटल, सबसे पहली बात तो शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल क्यों? क्योंकि दोस्तों शेयर्स जो है वो तो शेयर होल्डर्स के है ना, उनकी प्रॉपर्टी है वो। तो कंपनी जो भी कमाएगी उसमें से उन शेयर होल्डर्स का हिस्सा जाएगा ना, तो वो एक लाइबिलिटी है, वो एक देनदारी है। सेकंड है रिजर्व्स। दोस्तों रिजर्व्स होते हैं वो पैसा जो कि बैंक में पड़ा हुआ है या कैश इक्विवेलेंट्स में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी का खुद का तो पैसा है नहीं, ये भी लास्ट में जाएगा शेयर होल्डर्स के पास में। तो ये दोनों इसकी लायबिलिटीज है। साथ ही बोरोइंग्स है, यानी इन्होंने जो कर्जा ले रखा है वो भी यहाँ पर है, तो वो भी बोरोइंग्स में है, और बाकी सारी चीजें भी यहाँ है। नेक्स्ट दोस्तों वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपने चाहे सेल करी हो, चाहे नहीं करी हो, चाहे कम करी हो, ज्यादा करी हो, लेकिन आपके पास में किस किस स्रोत से, किस किस सोर्स से कितना कितना पैसा एक्चुअली आ रहा है और कितना पैसा आपका जा रहा है। दोस्तों कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो को खास तौर पे देखना जरूरी है, क्योंकि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना और कैसा है। क्योंकि यदि मान लीजिए कंपनी ने बहुत सारे ऑर्डर्स बुक कर लिए, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, उनसे पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी सेल्स तो अच्छी दिखा देगी, लेकिन कैश फ्लो में उसका पैसा नहीं दिखेगा। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि कंपनी की जो सेल है ना वो सिर्फ दिखावे वाली है, रियलिटी में नहीं है। तो ये चीज जरूर देखना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट जो दोस्तों है वो है फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज में आपको बेसिकली ये दिख जाएगा कि कंपनी जो है वो उसके उसके अलग अलग रेशियोज किस तरीके के हैं, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि क्या वो वर्किंग कैपिटल डेज कैसे हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी आज अगर उसने कोई माल बनाया है तो कैश में कन्वर्ट होने में, सेल वेल होके कैश के बाद में पैसा आने में कितना टाइम लगता है। तो वो जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। इसी तरह से डेटर डेज हो गया, इसी तरह से आपका क्रेडिटर डेज भी होते हैं, वर्किंग कैपिटल डेज होते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो कुछ कैपिटल लगाई गई है इस कंपनी में, चाहे वो बैंक से लोन लेके, चाहे वो शेयर होल्डर से पैसा लेके, जो भी कैपिटल लगाई गई है उस पर कंपनी कितना पैसा आपको मुनाफा कमा के दे रही है, यानी रिटर्न कितना जनरेट कर रही है, सिर्फ शेयर्स पे नहीं बल्कि पूरी कैपिटल जो लगी है, चाहे शेयर्स की हो चाहे बैंक की हो, उस सारे पैसे पे आपको कंपनी कितना परसेंट मुनाफा कमा के दे रही है। तो दोस्तों ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 41% से फिर ये कम होता होता 31, फिर 30, फिर वापस से बढ़ता हुआ आया। तो ये इसकी ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि इस कंपनी के जो शेयर्स है वो कितना कितना शेयर्स किस किस के पास है। तो आप ये देखेंगे कि 13% पहले आपके इनके पास होते थे, प्रमोटर्स के पास। अब प्रमोटर का मतलब क्या दोस्तों, कंपनी के मालिक। तो कंपनी के मालिक के पास में जितना परसेंट रहता है उतना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे मालिक के हाथ में कंट्रोल होता है, वो अपने डिसीजन सही से ले सकता है। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी पूरी बीजेपी की मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है, तो उन्हें किसी से पूछ करके कुछ नहीं करना पड़ता। बीजेपी सिंगल पावर है, इसलिए अगर उन्हें डिसीजन लेना है तो वो अपने हिसाब से ले लेते हैं, इसीलिए काम फास्ट होता है। लेकिन मान लीजिए पहले एक वो जो अटल जी की गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत सारी 30-32 पार्टियां, मेरे हिसाब से पता नहीं कितनी इतनी होगी, बहुत सारी पार्टियां थी। तो अटल जी अगर ये कहते कि भाई मुझे ना यहाँ एक फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी का यहाँ पे प्लांट लगाना है, तो उन्हें सबसे जाके पूछना पड़ता था, और सबकी जब हाँ होती तो वो काम होता था। तो दोस्तों सब लोगों की जब राय लेते हैं ना तो आमतौर पे ना धीमे काम होता है। तो इसलिए प्रोमोटर्स के पास में जितना स्टॉक रहेगा उतना अच्छा होता है। पर आप ये देख रहे हैं कि इन्फोसिस में तो 13% ही था, यानी प्रोमोटर्स का कोई कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों एफ आई आईज, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में पैसा डालते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डी आई आईज मतलब इंडिया में बैठे हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए,
जैसे LIC हो गई, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं डाल रखा है इसमें, अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर पब्लिक ने, कितनों ने लोगों ने खरीदा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग दोस्तों पहले 30% थी, फिर 37 तक गई, और फिर अब पिछले 2022 में कंपनी ने, आप देखोगे 22 जून से लेकर के सितंबर 22 के बीच में पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग थी वो आधी रह गई है। तो वो गई कहाँ फिर, किसने लिया? तो आप साफ तौर पे देख सकते हो दोस्तों, जो पब्लिक ने शेयर बेचे वो किसने खरीदे? वो एक तो DIIs ने, मतलब डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने खरीदे, और किसने खरीदे दोस्तों? और खरीदे जो FIIs है उन्होंने। तो हमें समझ में आया कि अब कंट्रोलिंग पावर कौन चाहते हैं? वो ये चाहते हैं। और बेचारे भोले भाले मूर्ख कौन बन गए? वो ये बन गए कि जब इन्फोसिस में अच्छा काम होने लग रहा था तो शेयर मार्केट में ऐसी खबरें फैलाई गई कि इन्फोसिस खराब है, इसमें ये होगा वो होगा, तो बेचारे भोले भाले जो रिटेल इन्वेस्टर उन्होंने बेच दिए शेयर, और वो सारे शेयर खरीद लिए DIIs और FIIs ने। दोस्तों ऐसी चीजें होती है शेयर मार्केट में, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक तो क्रेडिट रेटिंग, कि जो अलग अलग क्रेडिट की एजेंसीज है ना, तो वो जैसे आपकी कई है, जैसे क्रिसिल हो गई, इकरा हो गई, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको कैसी रेटिंग देती हैं। अगर जैसे अच्छी रेटिंग देती है दैट मीन्स कंपनी अच्छी क्वालिटी का काम कर रही है, तो वो हमें जरूर देखना चाहिए। और नेक्स्ट दोस्तों वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट। तो ये एनुअल रिपोर्ट आपको कम से कम 2 से 3 साल की, 3 साल की तो देखनी ही चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। और आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो 300-400 पेज की होती है, सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। ये इन्फोसिस की एनुअल रिपोर्ट है। अब इसमें दोस्तों कई चीजें आप आसानी से भी पकड़ सकते हैं, जैसे अगर ये कुछ घालमेल करते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं कोई भी कंपनी, तो वो ना वो चीजें फुटनोट्स में डाल के रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं एक चीज डालता हूँ इसमें, Ctrl F डाला, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आया। अब मान लीजिए मैं डालता हूं इसके अंदर ESOPs, ये भी नहीं आया। इसी तरह से मान लीजिए कुछ ऐसे अपन डालें इसके अंदर की ट्रांजैक्शंस, ये भी नहीं आया। तो अब मैंने डाला डेट, तो डेट यहां पर कितनी बार आ गया? 8, काफी बार आ गया, इसका मतलब कंपनी के पास डेट है। तो दोस्तों इस एनुअल रिपोर्ट में आप ये चीजें सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने डाला इन नॉन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस टाइप के एक्सपेंसेस, तो इस टाइप के वर्ड्स लोग यूज करती है कंपनियां, और सिर्फ अपनी काम की जानकारी को छिपाने के लिए। तो दोस्तों आपको हमेशा एनुअल रिपोर्ट में पूरी में जाके कुछ सर्च करके कुछ कीवर्ड सर्च करने चाहिए, और ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं कंपनी गड़बड़ तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है दिस इज द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स या फॉर द मैनेजर्स, रन बाय मैनेजर्स, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज आपको एनुअल रिपोर्ट में दिख जाएगी। हालांकि इसको पूरा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप सचमुच में इन्वेस्टर हो और सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बेहतर समझने का आइडिया मिलता है। तो दोस्तों ये था एक एक नटशेल में कि हम किस तरह से स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें आप फंडामेंटली भी चेक करें एक एक करके। और टेक्निकल के लिए प्राइस चार्ट जो मैंने आपको दिखाया था इसमें कि पूरा ईयर्स का आप निकाल सकते हो, उसमें आप कैंडल स्टिक वगैरह के चार्ट भी देख सकते हो, लेकिन वो आपको स्क्रीनर वेबसाइट पर अभी नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप मनी कंट्रोल या किसी दूसरी वेबसाइट पर आपको डिटेल में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। वो मैंने आपको किस तरह से कैंडल स्टिक चार्ट्स को यूज करना है, चार्ट्स का पैटर्न कैसे फॉलो करना है, इस सब के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पूरा आपको डिटेल में समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारा रिसर्च बेस्ड जो कंटेंट है वो आपको टोटली फ्री में अवेलेबल है, एक नया पैसा नहीं देना आपको। तो आप YouTube पर अभी ये प्लेलिस्ट जाके चेक करिए और खुद एक्सपर्ट बन जाइए इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि एक शेयर को आपको खरीदने के अंदर बैलेंस शीट भी देखनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखना चाहिए, फाइनेंशियल रेशियोज भी देखने चाहिए, CAGR ग्रोथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और साथ में इंडस्ट्री में उसका कंपैरिजन क्या है वो, और लास्ट में एनुअल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ये सब चीजें ढंग से देखते हैं तो आप कहलाते हैं इन्वेस्टर, और अगर आप ये देखे बगैर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने के चांस बन जाते हैं।
तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि मैं और डिटेल में मेहनत करूं आपके लिए, रात दिन मेहनत करूं और आपको बहुत काम का और फ्री कंटेंट इजीली ला करके उपलब्ध कराऊं, और वो भी बायस्ड नहीं हो, जिसमें किसी तरीके का पक्षपात ना हो, वो कंटेंट वो मैं ला के दूं। तो मेरा उत्साह बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अपने सारे तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह पर। दोस्तों आपने मुझे टाइम दिया, मेरी बात को प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और वीडियो में, जल्दी ही नए वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और नई इन्वेस्टमेंट से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और करियर और लाइफ एनहांसमेंट की वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुद सीखिए और अपनी अक्ल लगाइए, और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लीजिए। उसमें मदद करूंगा मैं, आपका दोस्त सागर शर्मा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर सेल्फ, टेक केयर, नमस्कार।